सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए अब तक की खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। कृषक जागरूकता कार्यक्रम के तहत कृषि निवेश मेला व गोष्ठी का आयोजन। चंदुआ सट्टी मार्ग के आधी सड़क तक लगती है दुकानें, जिससे मार्ग पर लगती है भीषण जाम, छूटती है ट्रेनें। डीजीआईसी स्कूल में महिला सुरक्षा और सम्मान को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। और वित्तीय वर्ष 2022-23 के पार्षद कोटे का टेंडर करने को लेकर कांग्रेस पार्षदों का धरना। और अब समाचार विस्तार से। मंगलवार को एक दिवसीय विकास खंड स्तरीय कृषि निवेश मेला एवं गोष्ठी का आयोजन हुआ। कृषि सूचना तंत्र के सुदृढ़ीकरण एवं कृषक जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत विकास खंड स्तरीय एक दिवसीय कृषि निवेश मेला व गोष्ठी का आयोजन किया गया। रवि वर्ष 2021-22 के अंतर्गत मंगलवार को एक दिवसीय कृषि निवेश मेला एवं गोष्ठी का आयोजन विकास खंड आराजी लाइन सभागार में किया गया। इस गोष्ठी के मुख्य अतिथि आराजी लाइन ब्लॉक प्रमुख नगीना सिंह पटेल, प्रतिनिधि डॉक्टर महेंद्र सिंह पटेल द्वारा दीप प्रज्वलित कर गोष्ठी का शुभारंभ किया गया। गोष्ठी को संबोधित करते हुए ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि डॉक्टर महेंद्र सिंह पटेल ने कहा कि कृषक आधुनिक तकनीक अपनाकर फसलों की उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं, साथ ही अपने खेतों में अधिकाधिक जैविक खाद का प्रयोग कर खेतों की गुणवत्ता बनाए रखें। इस दौरान गोष्ठी में कृषि विज्ञान केंद्र कल्लीपुर से कृषि वैज्ञानिक अमितेश सिंह द्वारा रवि फसलों गेहूं, मसूर, मटर, सरसों एवं चना में लगने वाले कीट एवं रोग के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई एवं उसे बचाव करने के लिए किसानों को बताया गया। उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी सदर निरुपमा सिंह द्वारा कृषि यंत्रों जैसे रोटावेटर, सीड ड्रिल, पावर स्प्रेयर, पंप सेट, फार्म मशीनरी एवं कृषि विभाग की संचालित योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए उन पर मिलने वाले अनुदान प्रतिशत एवं टोकन जनरेट करने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। गोष्ठी में सांसद आदर्श ग्राम नागेपुर किसान प्रशिक्षण केंद्र, इकोवा फसल बीमा उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, पशुपालन विभाग, सन इंडिया एफपीओ आदि विभिन्न विभागों और प्राइवेट क्षेत्र के फर्मों द्वारा कृषि प्रदर्शनी में स्टॉल लगाकर कृषकों को जानकारी देते हुए साहित्य का निःशुल्क वितरण कराया गया। संचालन सेवानिवृत्त एडीओ कृषि श्रीराम ने किया। इस मौके पर गोष्ठी में मुख्य रूप से ब्लॉक प्रमुख नगीना सिंह पटेल, प्रतिनिधि डॉक्टर महेंद्र सिंह पटेल, कृषि वैज्ञानिक अमितेश सिंह, डॉक्टर प्रतीक्षा सिंह, खंड विकास अधिकारी विजय जायसवाल, पूर्व डिप्टी पीडी आत्मा, भागवत प्रसाद पटेल, उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी निरुपमा सिंह, राजकुमार गुप्ता, अनिल पटेल, कमलापति, राजेश वर्मा, राजेश सिंह, गोपी गुप्ता, शैलेश चौधरी, अभिषेक पांडे सहित कई प्रगतिशील और सैकड़ों की संख्या में क्षेत्रीय किसान व ग्रामीण मौजूद थे। कृषि के क्षेत्र में किसानों के द्वारा इन्वेस्ट करके अपने कृषि से संबंधित तमाम उपकरण आदि प्राप्त करने और किसानों को जागरूक करने डबल उद्देश्य से यह एक मेले टाइप का आयोजन किया गया है, जिससे हम लोग किसान मेला का नाम दिए हैं। और इसमें कृषि यंत्रों का, कृषि से संबंधित जैसे भी आप देख रहे हैं जीवामृत, पंचगव्य, अग्नियास्त्र, जीवामृत, नीमास्त्र, इस टाइप के जो हमारे जैविक खेती की तरफ और प्राकृतिक खेती की तरफ किसानों को मोड़ने का, रासायनिक खाद और रासायनिक जो हमारे दवा हैं उनका कम प्रयोग करने का, इस तरह के तमाम प्रयास जो है कृषि विभाग के वैज्ञानिकों द्वारा, कृषि विभाग के कर्मचारी अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। 2022-23 के पार्षद कोटे के टेंडर को तत्काल कराने के संबंध में कांग्रेस पार्षदों ने मंगलवार को नगर आयुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया। वित्तीय वर्ष 2022-23 के पार्षद कोटे का टेंडर तत्काल कराने के संबंध में मंगलवार को नगर आयुक्त कार्यालय के बाहर कांग्रेस के पार्षदों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनरत कांग्रेस पार्षदों का कहना था कि पिछले 3 साल लॉकडाउन में गुजर जाने के कारण वार्डों में कोई कार्य नहीं हो सका है, जिसके कारण वार्ड की अत्यधिक गलियां ध्वस्त हो चुकी हैं। नगर निगम वाराणसी के वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में प्रत्येक पार्षद के वार्डों में 10-10 लाख के विकास कार्य कराने का प्रावधान रखा गया है। आधिकारिक सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि वरुणा पार जोन के सभी पार्षदों का टेंडर होकर कार्य शुरू हो गया है, लेकिन अन्य जोनों के कार्यों का टेंडर अभी नहीं हो सका है। प्रदर्शन करने वाले पार्षदों में अफजाल अंसारी, शाहजहान अली हाजिर,
ओकास आदि शामिल थे। पार्षद कोटा हम लोगों को पहले साल ये आवंटित हुआ था कि हर शासन द्वारा कि हर साल 25 लाख का पार्षद कोटा वार्डों में विकास कार्य कराने के लिए मिलेगा, लेकिन मात्र एक बार 25 लाख, एक बार 20 लाख और इस बार 10 लाख का मिलने वाला था, जबकि इस साल बजट भी नहीं बैठी आई और शासन द्वारा 10-10 लाख रुपया का वार्डों में विकास कार्य करने के लिए दिया गया। लेकिन आज 8 महीने हो गए, मार्च में बजट आई थी और 8 महीने हो गए अभी तक हम लोग को वार्डों में विकास कार्य कराने के लिए ये पार्षद कोटे का धन आवंटित नहीं किया गया। फाइलें हम लोगों से मांगा गया, वो हम लोग नापी करा के दे दिए, लेकिन नहीं, आज तक नहीं मिला और वो जनता परेशान है। गलियाँ उबड़ खाबड़ है, सीवर बजबजा रहे हैं, उन सब कार्यों के लिए हम लोगों ने जो दिया था उसको नहीं किया गया। तो आज उसी की मांगों को लेकर हम लोग यहाँ पे आज धरने में बैठे हैं और जब तक ये मांगे आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया, नगर आयुक्त साहब नहीं आए, अब उनकी जगह अपर नगर आयुक्त साहब आए, उन्होंने कहा कि ये जल्द से जल्द इस कार्य को करा दिया जाएगा। हम लोगों ने उनको डिपेंडेंस दिया है कि अगर सोमवार से पहले तक हम लोग और भी वार्डों का, जैसे वर्णा पार जोन का कार्य हुआ, वेलुपुर के पार्षदों का कार्य हुआ, लेकिन हम लोग के साथ भेदभाव, कुछ वार्डों के जो विपक्ष के पार्षदों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपके साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, आपके कार्य को कराया जाएगा। अगर तो उन्होंने नहीं कराया तो सोमवार को फिर हम लोगों ने दिया है कि नहीं कराएगा तो फिर भव्य रूप से फिर हम सारे कांग्रेस पार्षद यहाँ पे धरने पे बैठने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मंगलवार को बाबा संकटमोचन मंदिर में पॉकेटमारों ने 2 दर्शनार्थियों के साथ पॉकेटमारी करके हजारों रुपए उड़ाए। संकटमोचन मंदिर में इन दिनों पॉकेटमार व उचक्कों का बोलबाला हो गया है। शनिवार और मंगलवार को मंदिर में दर्शनार्थियों की होने वाली भारी भीड़ के दौरान ये अवांछनीय तत्व सक्रिय हो जाते हैं। मंगलवार को पॉकेटमारी की घटना सामने आई है। पहला मामला पुराना रामनगर के रहने वाले मनोज यादव के साथ हुआ, जो संकटमोचन मंदिर में मंगलवार को दर्शन पूजन करने के लिए आए थे। इस दौरान उनका पर्स उचक्कों ने उड़ा दिया। पर्स में करीब 47,000 रुपये व आवश्यक कागजात थे। दर्शन पूजन कर वापस बाहर आने के बाद पर्स गायब देखकर मंदिर प्रांगण के बाहर स्थित पुलिस चौकी को सूचना उन्होंने दिया। पुलिस ने मंदिर के भीतर लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला, लेकिन इसमें से कई कैमरे बंद मिले, जिसके चलते उचक्कों का कोई सुराग नहीं मिला। दूसरी घटना जनसा के रहने वाले अमित मौर्य के साथ हुई है। इनका भी 35,000 रुपये का पॉकेट मारा गया है। इन्होंने भी पुलिस चौकी में पॉकेट मारी की तहरीर लिखवाई है। जो है कि संकटमोचन मंदिर हम हमेशा आते हैं मंगलवार को दर्शन करने के लिए। आज भी आए थे नित्य बाती और सुबह लगभग 11:50 के आसपास हम मंदिर में थे। बजरंगबली बाबा के दरबार के सामने, ठीक जो है पट के सामने, वहाँ पे हमारा जो है लगभग 35,000 रुपया जेब से जो है किसी ने निकाल लिया। तो जो जेब में हाथ डाला आपको उस समय कुछ आभास नहीं हुआ? हम देख नहीं पाए और वहाँ पे काफ़ी खोजबीन किए, मिला नहीं। और तो उस दौरान जो है कि लगभग 1 घंटे तक जो है कि कुछ और वारदात हुई। हमारे साथ भी भैया खड़े, इनका भी 47,000 के लगभग गायब हुआ है और सीसीटीवी फुटेज भी देखा गया तो उसमें कुछ जो है कि कैमरा ही बंद था उस टाइम। आज हम करीब 11:15 बजे दर्शन करने आए थे, तो संकटमोचन दर्शन करने आए थे और मेरे पॉकेट में करीब 47,000 रुपया था। 47,000 रुपया गिना हुआ था। तो संकटमोचन मंदिर में से मैंने गया राम दरबार में दर्शन करने, तो वहाँ पे मेरा पैसा देखे कि गायब हो गया है। फिर खोजे वहाँ पे तो नहीं मिला। फिर हमने संकटमोचन मंदिर में तहरीर दिया है। तो थोड़ी देर बाद थोड़ी देर पहले हमको कॉल आया था कि दरोगा जी ने कॉल किया था कि आइए सीसीटीवी कैमरा चेक करना है, तो दिखा देते हैं। तो फिर आए तो बता रहे हैं कि यहाँ पे मंदिर प्रशासन की मंदिर का कैमरा बंद है। महिला सुरक्षा और सम्मान को लेकर राजकीय गर्ल्स इंटर कॉलेज में जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। मलदया स्थित जीजीआईसी गर्ल्स स्कूल में महिला सुरक्षा और सम्मान को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सिगरा थाना अध्यक्ष एसआई मीनू सिंह और उनकी पूरी टीम शामिल रही। कार्यक्रम संयोजिका सीमा चौधरी ने बताया कि हम खबरों के माध्यम से यह सुन रहे हैं कि समाज में महिलाओं व बच्चियों की जो स्थिति है बहुत दयनीय है। हमारी एक छोटी सी लापरवाही हमें भारी पड़ सकती है। इन सब बातों को लेकर आज बच्चियों के बीच अपनी बात रखी गई, साथ ही उनसे कुछ सवाल भी किए गए। बच्चियां उपहार के प्रलोभन में गलत राह पर चल जाती हैं, साथ ही वह प्यार और सच्चाई में फ़र्क नहीं समझ पाती हैं और गलत कदम उठा लेती हैं, जिससे उन्हें बहुत ही भारी समस्या का सामना करना पड़ जाता है। इन सब बातों को लेकर बच्चों के बीच आज एसआई मीनू सिंह ने बताया कि अपने आप को सुरक्षित किस प्रकार हम रख सकते हैं, सही और गलत को कैसे पहचान सकते हैं। चंचल कुमार तिवारी, रविंद्र मिश्रा, गौरव कुमार विश्वकर्मा, सीमा चौधरी सहित पूरी टीम शामिल थी। अरुण शर्मा, निशा यादव, अर्चना सिंह, अरुणा शर्मा, किरण बाला सिंह, पूनम चौधरी, गीता देवी, रश्मि शाश्वत, सोनम खत्री, मीता मालवी, निशा मिश्रा आदि लोग इस अवसर पर उपस्थित थे। बच्चियों को महिला के उनके अधिकारों कर्तव्यों को बताने के लिए जो हमारी शासन की योजनाएं चल रही हैं, शक्ति मोबाइल, महिला हेल्प डेस्क,
साइबर हेल्प डेस्क इनके बारे में बताना, उनको 1090 के बारे में बताना, उनको 112 अवेयरनेस, या फिर उनको जो उनकी जो समस्याएं हैं उसको सुनना और उनका समाधान के बारे में ये GGIC स्कूल में प्रोग्राम था, तो इसमें बुलाया गया था, इसमें हम लोग भी आए थे और उनको जो हमारे पास जो है शक्ति मोबाइल एंटी रोमियो है उसके बारे में बताया गया कि यदि उन्हें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो तत्काल वो हमारे महिला कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर को तत्काल सूचना दें, उस पर हम लोग कार्रवाई करें। मुझे जहाँ तक लगता है सबसे पहले तो लोगों में इसकी जागरूकता की कमी है, क्योंकि लोगों ने ये ठान लिया है कि आए दिन घटनाएं घटती है और आए दिन हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं और हम कर ही क्या सकते। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। जब एक व्यक्ति ने स्वच्छता को लेकर जागरूकता छेड़ा था, एक इंसान है, वो थे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और आज पूरा देश, जब एक छोटा सा बच्चा भी टॉफ़ी खाता है तो उसका रैपर अपने पॉकेट में रखता है। ठीक उसी तरीके से अगर लोगों ने एक मुहिम छेड़ दिया तो हमको पूरा विश्वास है कि बाबा भोलेनाथ की नगरी से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हम एक नया मिसाल करेंगे और नई क्रांति लाएंगे और लोगों के दिमाग में बातें सामने आ जाएगी कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान हमारा प्रथम दायित्व है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 24 से 27 नवंबर तक इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट साइकियाट्रिस्ट का 23वां कॉन्फ्रेंस आयोजित होगा। इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट साइकियाट्रिस्ट की 13वीं कॉन्फ्रेंस 24 से 27 नवंबर 2022 तक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता भवन में होने जा रही है। इस संदर्भ में दुर्गाकुंड स्थित देवा इंस्टीट्यूट के प्रांगण में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए डॉक्टर वेणुगोपाल झंवर व डॉक्टर इदीश शर्मा ने बताया कि बनारस में इस कॉन्फ्रेंस को करना एक गौरव की बात है। साथ ही उन्होंने बताया कि 24 से 27 नवंबर के बीच होने वाली कॉन्फ्रेंस में देश के कोने कोने से तथा अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, श्रीलंका, भूटान, नेपाल आदि देशों से लगभग 1500 से अधिक मनोचिकित्सक, साइकोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर भाग ले रहे हैं। इस 4 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में 200 से ज़्यादा लेक्चरर्स, जिसमें मनोविज्ञान के नए आयामों तथा देश विदेश के मनोचिकित्सकों के अनुभवों को साझा किया जाएगा। साथ ही इसमें 40 से अधिक वर्कशॉप, 10 से अधिक डिबेट भी शामिल हैं। 23वां वार्षिक अधिवेशन है इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट साइकियाट्री IAPP का और 24 से 27 स्वतंत्रता भवन BHU में है। और जैसा डॉक्टर त्रिपाठी ने भी बताया, 1200-1300 लोग पूरे भारत और अगल बगल के देशों से और अमेरिका और कनाडा और UK से भी लोग आएंगे। और 24 को हम लोग सवेरे 10 बजे शुरू करेंगे और 27 को 12 साढ़े 12 बजे तक ख़त्म होगा। इसमें तकरीबन 200 से ज़्यादा हम लोग के पास साइंटिफिक प्रोग्राम्स हैं। उसमें 30 वर्कशॉप, जिसको कार्यशाला हम कहते हैं, वो हैं। उसके अलावा कई सारी डिबेट्स हैं। और इस बार जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जो हम लोग इस समय जो ज्वलन समस्याएं हैं समाज की, उसके ऊपर बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। हम लोगों ने एक एक्सपर्ट कंसेंसस गाइडलाइंस बोल के बनाया है, ग्रुप बनाया है, जिसमें 5 बड़ी मानसिक बीमारियों के लिए हम कॉन्सेंसस डेवलप करेंगे कि ये उनके इलाज की पद्धति होनी चाहिए जो पूरे भारतवर्ष में लागू होनी चाहिए। ठंड ने धीरे धीरे करके पूरे देश में अपना पांव पसारना शुरू कर दिया है। ठंड ने धीरे धीरे करके पूरे देश में अपना पांव पसारना शुरू कर दिया है। दिन के मुकाबले रात में ठंड को पूरी तरह से महसूस किया जा सकता है। गरीब, बेसहारा, लाचार लोगों की वक्ती मांग को देखते हुए सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले संस्था के अध्यक्ष समाज सेवी मुकेश जायसवाल, लक्ष्मी हॉस्पिटल के प्रबंध निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार राय, महासचिव राजन सोनी, उपाध्यक्ष अनिल केशरी, उमेश जायसवाल के नेतृत्व में स्वर्गीय मिथिलेश देवी की स्मृति में नीचीबाग स्थित संकट दहन हनुमान जी के मंदिर के पास जरूरतमंद असहाय गरीबों के बीच कंबल का वितरण किया गया। इस अवसर पर मुकेश जायसवाल एवं डॉक्टर अशोक कुमार राय ने आशा व्यक्त किया कि सभी समाज सेवी संस्था हर साल की भांति इस बार भी इस नेक कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लेंगी। साथ ही साथ नगर निगम प्रशासन से मांग किया व मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार इस बार पड़ने वाले कड़ाके की सर्दी के मौसम को देखते हुए जगह जगह व्यापक स्तर पर रैन बसेरा के साथ अलाव जलाने की व्यवस्था पूर्णतः तैयारी के साथ करने के लिए कटिबद्ध रहे, जिससे गली कूचे सड़क पर रात व्यतीत करने वाले असहाय लोगों को ठंड से राहत मिले। ठंड इस समय दोपहर को थोड़ा कम पड़ रहा है, लेकिन रात को ठिठुरन बढ़ती जा रही है और अभी तक कोई संस्था ने कंबल वितरण नहीं किया है। लेकिन हमने अपने सुबह बनारस क्लब की ओर से आज कंबल बांटने का जो है कार्यक्रम किया है और जो कि निरंतर चलता रहेगा। हम लोग जगह जगह रास्ते में रात को निकलेंगे, जहां पर भी ठंड से लोग बैठे होंगे, ठंड के मारे काँप रहे होंगे, उनके बीच कंबल का वितरण करेंगे। चंदुआसट्टी सब्जी मंडी में आधी सड़क तक लगने वाले दुकानों के चलते रोज भीषण जाम की स्थिति बनी रहती है। शहर की सबसे बड़ी और व्यस्त चंदुआ सब्जी मंडी में व्याप्त अराजकता से लगता है अधिकारी भी पनाह मांग गए हैं।
अगर ऐसा नहीं होता तो पूरे इलाके में गंदगी और अतिक्रमण का पर्याय बनी इस मंडी के खिलाफ जरूर कार्रवाई होती। आज आलम यह है कि सड़क के दोनों तरफ आधी सड़क घेर कर मंडी लगती है। कुछ महीने पहले नगर निगम ने मंडी को व्यवस्थित करने के लिए वेंडिंग जोन बनाया था। सब्जी विक्रेताओं को हिदायत थी कि वे वेंडिंग जोन के अंदर ही अपनी दुकानें लगाएंगे, लेकिन सब्जी विक्रेताओं को नगर निगम का नियम न मानना था न वे माने। वेंडिंग जोन के अंदर इक्का दुक्का दुकानें ही लगती हैं। लगभग 90% दुकानें जोन के बाहर आधी सड़क तक पहुंच जाती हैं। इसके चलते उक्त अति व्यस्त मार्ग पर हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है। यह कैंट स्टेशन जाने के लिए मुख्य मार्ग है। हजारों लोग ट्रेन पकड़ने के लिए इस मार्ग का उपयोग करते हैं, लेकिन खुदा न खास्ता अगर सुबह के समय किसी को ट्रेन पकड़ना हो तो ट्रेन छूटना तय है। ट्रेन छूटने के सारे इंतजाम यहाँ मौजूद हैं। आधी सड़क तक मंडी और बाकी सड़क पर ग्राहकों की गाड़ियाँ और सब्जी ढोने वाली ट्रालियाँ पूरे सड़क को जाम में ढकेले रहती हैं। इस मंडी को काशी नरेश ने बसाया था। नियम था कि दुकानें सिर्फ अंदर लगेंगी और यहाँ सिर्फ फुटकर कारोबार होगा। इसके लिए बाकायदा काशी नरेश के कारिंदे यहाँ तैनात रहते थे, जो सब्जी विक्रेताओं से तहबाजारी के रूप में सब्जी वसूलते थे। यहाँ से सब्जी रामनगर किले में जाती थी। नगर निगम ने भी सिर्फ फुटकर विक्रेताओं को ही लाइसेंस जारी किया है, लेकिन धीरे धीरे अंदर की फुटकर मंडी बाहर आ गई। अंदर थोक विक्रेताओं का कब्जा हो गया। यही सारी समस्या की जड़ है। काफ़ी साल पहले तत्कालीन मुख्य नगर अधिकारी हरदेव सिंह ने इस समस्या को दूर करने के लिए सड़क के दोनों तरफ लोहे के गर्डर लगवाए थे, ताकि मंडी में थोक विक्रेताओं की ट्रकों के प्रवेश को रोका जा सके। यह प्रयोग काफ़ी हद तक सफल था, लेकिन उनका तबादला होते ही दबंगों ने गार्डर उखाड़ फेंका। तब से यहाँ मनमानी और अराजकता का साम्राज्य व्याप्त है। पुलिस भी इस अराजकता को रोकने में नाकाम है। चर्चा तो यह है कि पुलिस मेस में यहीं से सब्जी जाती है। मंडी के ठीक सामने भारत माता का मंदिर है, जिसे देखने देश विदेश के सैकड़ों सैलानी रोजाना आते हैं। वे बनारस के बारे में क्या धारणा लेकर लौटते होंगे, आसानी से समझा जा सकता है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की निवेक्षा राय ने भगवान गणेश की सबसे छोटी पेंटिंग बनाकर वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। बनारस की बेटी ने भगवान गणेश की सबसे छोटी पेंटिंग बनाकर वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। कहते हैं कि कुछ कर गुजरने का हौसला हो तो दुनिया आपको सलाम करती है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है काशी की बेटी ने। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली वाराणसी की निवेक्षा राय ने वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है, वह भी दुनिया की सबसे छोटी पेंटिंग बनाकर। यह पेंटिंग सबसे छोटी इसलिए है क्योंकि इसे नग्न आंखों से देखना काफी मुश्किल है। मात्र 9x9 मिलीमीटर की इस पेंटिंग को मैग्नीफाइंग ग्लास लेंस से देखा जा सकता है। भगवान गणेश की बनी इस छोटी पेंटिंग से निवेक्षा ने काशी के साथ साथ देश का नाम भी रोशन किया है। दूर से इस पेंटिंग को देखने पर लगता है कि यह पेंटिंग मात्र कई रंगों का एक मिलने वाला बिंदु है, मगर जैसे ही अवतल लेंस यानी कि छोटी वस्तु को बड़ा दिखाने वाले ग्लास से देखते हैं तो भगवान गणेश की एक खूबसूरत तस्वीर हमारे सामने बनकर उभर आती है। निवेक्षा ने इस पेंटिंग में खास तरह के पॉइंटेड ब्रश से रंग भरा है। इस ब्रश की साइज पेंसिल के नोक से भी कम है। इसी के साथ भारत में सबसे छोटी पेंटिंग बनाने पर उनका नाम वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। उनकी इस पेंटिंग का आकार 9 mm × 9 mm है। इससे पहले वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड में सबसे छोटी पेंटिंग बनाने का रिकॉर्ड केरल की डेंटिस्ट डॉक्टर सुस्मिन जेम्स के नाम था, जिन्होंने 4.5 सेंटीमीटर × 3.5 सेंटीमीटर साइज की कुड्डम मट्टम लोक नृत्य की एक मुख्य भंगिमा की पेंटिंग बनाई थी। मैंने 9 mm × 9 mm की गणेश जी की पेंटिंग बनाई है, जो कि बहुत ही छोटी है और वहाँ वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड में सबसे छोटी पेंटिंग मैंने बनाई है। इसे मैंने कुछ घंटों में ही कर लिया, ज़्यादा टाइम नहीं लगा मुझे। और मुझे प्रेरणा मेरी बुआ से मिली है, क्योंकि वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है
और उनको देखकर मुझे सीख मिलती है कि किस तरह से हार नहीं मानना है और अपनी चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते रहना है। कभी ना कभी सक्सेस ज़रूर मिलेगा हमें। मुझे देखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, मैं उससे बना रही थी तो, और ब्रश भी थोड़ा सा, ब्रश की वजह से भी मुझे दिक्कत आ रही थी। फिर मैंने मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ किया, स्पेक्स लगाया, फिर उसके बाद मैंने बनाया तो वो बन गया। इस पेंटिंग को देखने में अगर लोगों को दिखाना हो तो कैसे देख पाएंगे लोग? मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू वो लोग देख सकते हैं क्लियरली। ऐसे तो ऐसे भी क्लियरली उन्हें हो सकता है, मगर मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू देखेंगे तो वो बहुत क्लियर दिखेगा। अच्छा लगता है कि कोई बच्चा आपको देख के कुछ सीखता है, और मेरी बच्ची शुरू से ही होनहार रही है और मेरा नाम रोशन कर रही है, और इतनी छोटी सी पेंटिंग 9 mm की पेंटिंग बना के मुझे भी प्राउड किया है उन्होंने। कितनी खुशी है जब मैं मैं तो चाहती हूँ मेरे घर में हर एक बच्चा जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। जब हमारे घर में कोई एंट्री करे तो सब कोई कहे कि अरे इनके घर में तो पूरे लोग रिकॉर्ड होल्डर हैं। और स्नेहा पहले भी मेरी रिकॉर्ड बना चुकी, मेरी बड़ी भतीजी है, फिर मेरा भतीजा नविश है, उन्होंने भी रिकॉर्ड बनाया है, और ये भी रिकॉर्ड बनाई है। तो अभी तो कारवां चल रहा है, देखिए कहाँ तक जाऊँगी। बीएचयू स्थित एम्फी थिएटर के मुक्ताकाशी मंच पर काशी तमिल संगमम के तीसरे दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। काशी तमिल संगमम के तीसरे दिन बीएचयू स्थित एम्फी थिएटर आयोजन स्थल के मुक्ताकाशी मंच पर सायंकालीन सत्र में सांस्कृतिक कलाकारों ने अपनी कला का जलवा बिखेरा। काशीवासियों ने शाम होते ही कार्यक्रम स्थल पर पहुंचना शुरू किया। इस संगमम में 75 स्टॉल पर लगे सांस्कृतिक हस्तकला एवं हस्तशिल्प के साथ साथ यहाँ के धार्मिक पुस्तकों को देखा और व्यंजनों का स्वाद चखा। सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति से कलाकारों ने आकर्षित किया। काशी तमिल संगमम के तीसरे दिन सांस्कृतिक संध्या में तमिलनाडु से आए कलाकारों ने दर्शकों का मन मोह लिया। तमिल कलाकारों ने भरतनाट्यम, तमिल लोकगीत, आदिवासी नृत्य, कोकाली कत्तल व बल वाद्यम एमीटर प्रस्तुत किया, तो उत्तर प्रदेश के कलाकारों ने चैती गायन से आगंतुकों को मंत्रमुग्ध किया। काशी तमिल संगमम में आए काशी वासियों ने कहा कि यह बहुत ही अच्छा आयोजन किया गया है, इससे हम अपने देश के धरोहर और कलाकारों से रूबरू हो रहे हैं। तमिलनाडु जो हमारे देश की एक प्राचीन भाषा का केंद्र है, वह महादेव की नगरी में अपने इन कलाओं और संस्कृति की प्रस्तुति दे रहे हैं। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और तमिलनाडु के वह खास व्यंजन भी यहाँ मिल रहे हैं, जिसे खाने का एक अलग ही अनुभव प्राप्त हो रहा है। उन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी कहा। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।